ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा गया है। आईसीटी से क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा गया है, जैसे OCR, OMR, RFID एंड MICR। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो लगभग हर साल आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए इनको हम समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले है OCR, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि जो आप OMR यानी कि जो आप गूगल लेंस ऐप का यूज़ करते हो, जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप स्कैन करते हो, जिसकी फ़ोटो लेते हो, तो उसका टेक्स्ट जो होता है रीडेबल फॉर्म में आपके फ़ोन में आ जाता है। यानी कि यानी कि जो आपके प्रिंट आउट पे लेटर्स हैं, जो शब्द लिखे हैं, उसको जब आपका फ़ोन कैप्चर करके कॉपी पेस्ट कर लेता है, तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि ऑप्टिक्स से, लेंस से, कैमरे से कैरेक्टर्स को, ABCD वगैरह को पहचान लेना। उसके बाद है OMR, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो जो OMR शीट आपकी एग्जाम में भी यूज होती है, वो मशीन में डल जाती है और मशीन जो है वो मार्क को रीड करती है। तो ऐसी मशीन को हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फिर है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो जब कोई मशीन रेडियो की फ्रीक्वेंसी को समझती है तो उसको हम RFID टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपके वॉकी टॉकी में भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। मॉल में जो कपड़ों में टैग्स लगे होते हैं, जब आप बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो उन टैग्स को निकाल लिया जाता है, उनमें भी वो टेक्नोलॉजी होती है, ताकि अगर कोई कपड़ा अपने पर्स में डाल के चोरी करके ले जाए तो उसमें जो टैग लगा रहता है RFID वाला, वो बीप कर जाएगा। आपने देखा होगा किसी भी शोरूम के एंट्री पे 2 पिलर लगे होते हैं, तो वो RFID टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और किसी कपड़े में अगर वो प्लास्टिक का टैग है और वहां से आप जाने की कोशिश करेंगे तो वो बीप कर जाएगा, है ना। और इसके अलावा MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि बैंक के चेक्स में एक प्रकार की मैग्नेटिक इंक से चेक नंबर लिखा रहता है बॉटम में, जिससे कि बैंक पहचान जाता है कि ये चेक ऑथेंटिक है ना, उसकी जालसाजी नहीं की जा सकती। तो बस जो मैंने आपको बता दिया उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है, सिस्टम दैट रीड्स पेंसिल पेन मार्क्स। पेंसिल और पेन के मार्क्स कौन यूज करता है, OMR टेक्नोलॉजी यूज करती है ना। अगर देखा जाए तो इसी से आपका हो जाएगा कि B का 1 होगा, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन में ही आ रहा है, बट सारे देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सिस्टम दैट रीड्स कैरेक्टर प्रिंटेड इन स्पेशल इंक, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर रिटन इन बॉटम ऑफ बैंक चेक। तो मैंने आपको बैंक चेक पहले ही बता दिया, मैं ये बहुत सालों से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिसंबर 2023 का, उसमें भी सेम डेफिनेशन के साथ ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आया। तो बैंक चेक्स आपको पता है कि हमारा MICR कोड उसका हो जाएगा। रीडिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, है ना। तो हार्ड कॉपी में जो डेटा है उसको स्कैन कर लेना अपने फोन से, और पूरा जो है कॉपी पेस्ट के फॉर्म में वो आपके उसमें आ जाए, तो ये हमारा OCR हो जाएगा। और अगला बचा यूज ऑफ मिनट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंटेनिंग माइक्रोचिप एंड एंटीना कैन रीड फ्रॉम डिस्टेंस अप टू फ्यू मिनट्स। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कुछ ही मिनटों में कुछ दूरी पे रखे हुए डेटा को भी रीड कर लेती है, जैसे मैंने आपको मॉल वाला एग्जांपल दिया, तो वो हमारी हो जाएगी RFID टेक्नोलॉजी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जून 2024 से, और ये एक रेयर टाइप के पढ़े जाने वाले टॉपिक से है। हालांकि पढ़े जाने में रेयर है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, और ये है मेमोरी के टाइप से। यहाँ पे पूछा जा रहा है इम्प्लिसिट या अनकॉन्शियस मेमोरी के यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स लिखे हुए हैं। तो आप सबको पता है 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, कॉन्शियस मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी, और अनकॉन्शियस मेमोरी यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी। तो इम्प्लिसिट, अब इनके भी कई टाइप्स हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरी के। तो यहाँ पूछा जा रहा है अनकॉन्शियस मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, प्राइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, जिसको हम नॉन एसोसिएटिव मेमोरी भी कहते हैं, और ई ऑप्शन यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये तीनों जो प्रकार हैं ये अनकॉन्शियस के हैं। इसके अलावा जो दिए हैं एपिसोडिक और सिमेंटिक, ये हमारे कॉन्शियस या एक्सप्लिसिट मेमोरी के हैं, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही।
ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक्सेल का क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा कि अगर आपको आने वाला होगा ये क्वेश्चन तो आ जाएगा, और नहीं आने वाला होगा ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ के आना है ना। सबसे पहली बात कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। और दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना है, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सीख सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने आपको एक बेसिक्स का वीडियो कराया हुआ है, कोर्स में भी यूट्यूब पे भी, दोनों जगह सेम वीडियो है। ऐसा मैं नहीं करता कि कोर्स अच्छा और यूट्यूब पे कुछ और पढ़ा दिया। कोर्स का ही काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे है। बेसिक्स जो आपके अच्छा करे, जो प्राइमरी एजुकेशन है जिसपे आपका सबसे ज्यादा अधिकार है, फ्री अधिकार है, वो मैंने आपको पढ़ाया है। कुछ एडवांस चीजें हैं वो कोर्स में अलग से हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें इस क्वेश्चन की कि ये आप कैसे करेंगे, तो इसे करने का जो तरीका है वो मैंने आपको YouTube पे भी बताया है, कोर्स में भी बताया है। आपको क्या करना है, आपको उस तरीके को पहले सीखना है। अगर वो तरीका आपने बैठे बैठे देख लिया हो, अच्छा ऐसे एक्सेल शीट खोलते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसे आपको करना पड़ेगा। तो आप कैसे इन सवालों को करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को उस वीडियो को आप देखो जो मैंने आपको कराया है, उसके हिसाब से समझो कि ये जो लैंग्वेज लिखी है वो क्या है, और जो फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, और जो लिखा है अगर आपको आता है तो आप वैसे ही कर दो, आपका आंसर तो तुरंत निकल आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक्सेल के जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई आपसे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बोलता है, वो बस ये बोलता है कि ये टेबल्स में यहाँ पे चीजें लिख दी जाए, नंबर लिख दिए जाए, और इस सेल में यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया जाए तो क्या आंसर आएगा। ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है कि अच्छा 12 को 20 से गुणा करके 2 से भाग करना पड़ेगा तो क्या आंसर आएगा। बोल रहा है बस ये काम आप कर दो एक्सेल शीट पे तो क्या आ जाएगा। तो बस अगर आप मेंटली वो काम कर लेते हैं, ये सब जो टेबल वेबल बनी है मेंटली बना लेते हैं, तो आपको आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन मेंटली बनाने से पहले आपको इसे रियल में बनाने आना चाहिए। तो कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है भाई, टेबल दिया है, बना लो अपने एक्सेल शीट पे, अगर आता है तो बना लो। और उसके बाद जो फॉर्मूला दिया है कि ये फॉर्मूला E2 सेल में लगाया तो लगा दो। अब लिखा है अब इसे कॉपी कर दिया E3 E4 में तो कर दो। और जैसे ही करोगे तो पूछ रहा है E2 E3 E4 की वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी, है ना। ऐसा इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक्सेल की वीडियो ऐसे बैठ के देखते हो तो ये छोड़ दो, ये सवाल मत करके आना। लेकिन हाँ, अगर इन सवालों को करना चाहते हो तो अपने फोन में भी गूगल डॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो ऐप, और अपने क्रोम ब्राउजर पे भी लैपटॉप में गूगल डॉक्स खोल सकते हो, और एक्सेल MS एक्सेल पड़ा है आपके लैपटॉप में तो खोल सकते हो, और बस उसे चलाना सीखो। मैंने पहले ही वीडियो बना के बताया है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसमें जो लिखा है वो कर दो, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा और उससे समझ जाओगे कि हुआ क्या। ऐसे ही 10-15 एक्सेल के क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपको बहुत अच्छे से करने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर जिसको एक्सेल शीट करने ही नहीं आती तो उसको सॉल्व करा के मैं समय ही बर्बाद करूंगा, आपका भी और मेरा भी। आपको बस इसे रेप्लिकेट करना है और करते करते आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग लर्निंग से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से है, 2025 में आया है। Which of the following is correct for promoting student engagement in the classroom? यदि किसी क्लास में स्टूडेंट के एंगेजमेंट को बढ़ाना है तो कौन सी चीजें करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट कहता है इंक्रीज्ड टीचर सुपरविजन। टीचर जो है बच्चों को ज्यादा देखे समझे, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, तो सुपरविजन टीचर का होना चाहिए। बी पॉइंट कहता है रिलेटिवली शॉर्ट क्लास ड्यूरेशन, यानी कि जो क्लासरूम का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो, बहुत लंबा ना करें, एंड सो ऑन। फिर सी कहता है कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि बार बार बच्चों को बताए कि भाई क्या करना है आगे। जैसे बच्चे कभी कंफ्यूज हैं तो टीचर का सुपरविजन बना है और टीचर बताता भी जा रहा है कि भैया तुम्हें क्या करना है ना। तो वो एक गाइडेंस एक तरीके से देता चला जा रहा है। डी पॉइंट कहता है एक्टिविटी विथ क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, यानी कि जो भी काम कराएं, जो भी बच्चों को काम करना है, बच्चों को बिल्कुल क्लियरली पता हो कि जो क्या स्टेप्स हैं उन कामों को करने के, ताकि बच्चे कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट किन चीजों से बढ़ेगा आपको सिलेक्ट करना है। और ध्यान दीजिए आप चारों पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है आपको सारे पॉइंट सही लग रहे हो, लेकिन ऑप्शंस आपको ये बता रहा है या तो 3 पॉइंट सही है या तो 2 पॉइंट सही है। तो कौन कौन से हो सकते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले
बच्चों को चीजें जो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी क्लास में, है ना, हमको हर एक चीज पता हो, तो कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिले टीचर से, टीचर इंटरफेयर कर ऐसा नहीं छोड़ के चला जाए, तो कांस्टेंट प्रॉम्प्ट्स मिले कि क्या क्या करना है। एक्टिविटीज विद क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, सारे के सारे उनको एक्टिविटीज जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो। तो यहाँ पे सी और डी आप देख सकते हो, 3 ऑप्शन में आ रहा है, अब बच्चा ए और अब बच्चा बी। ए और बी में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर देखो इस बात को समझो कि हाँ कुछ हद तक जो क्लास ड्यूरेशन है वो एंगेजमेंट को भी प्रभावित करता है। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो धीरे धीरे क्लास में एंगेजमेंट कम होने लगता है, और क्लास बहुत छोटी होती है तो कंपैरेटिवली बच्चे थोड़ा एक्टिव रहते हैं और कम समय में ही वो सीख लेते हैं, ये बात सही। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि अगर टीचर का सुपरविजन नहीं है तो 5 मिनट की क्लास में भी बच्चों का कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा। तो मेन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास ड्यूरेशन से ज्यादा है टीचर के सुपरविजन पे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ए पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो ये तरीका है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को करने का, और हमेशा इससे आप नहीं कर ले जाएंगे, बट हाँ ऐसे एलिमिनेट करके करने से आपको काफी मदद मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आईसीटी में डेटा स्पीड से है। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और इसको आपको भरना है कि किसके बाद क्या आएगा। तो जैसे बिट है, बिट के बाद 2 ब्लैंक्स हैं, फिर लिखा है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद 2 ब्लैंक्स हैं और उसके बाद लिखा है टेराबाइट्स। तो अगर आपने पढ़ा है मेरे से तो आपको पता होगा कि कैसे जो हमारा फाइल्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक या जो हमारा इंटरनेट का डेटा होता है उसको मापने की इकाई है, सबसे छोटी इकाई दी है और धीरे धीरे आपको बड़े होते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको फिल करना रहेगा बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट एंड निबल। तो जैसा आपको पता है बिट के बाद आता है निबल, तो यानी कि डी पहले आ जाएगा। निबल के बाद आता है बाइट, तो यहाँ पे उसके बाद ए आ जाएगा, और बाइट के बाद आ जाएगा हमारा किलोबाइट, है ना। तो किलोबाइट आ गया, किलोबाइट के बाद हमारा आता है मेगाबाइट, तो मेगाबाइट यानी उसके बाद सी आ जाएगा। मेगाबाइट के बाद आ जाता है गीगाबाइट, तो उसके बाद बी आ जाएगा और फाइनली आ जाएगा टेराबाइट। तो किसी भी ऑप्शन में अगर डी ए सी भी लिखा है तो वो सही ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईसीटी में ये जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरीज, इसी में से आया है। सरल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पूछ रहा है ए कंप्यूटर यूजेस रैम एंड रोम टू स्टोर डेटा। स्टोर डेटा करने के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी यूज होती हैं, जिसमें ये क्वेश्चन रैम और रोम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब रोम इज आर ट्रू। अब ये क्वेश्चन कह रहा है रोम के बारे में, ये 3 पॉइंट जो दिए हुए हैं उनमें से कौन से पॉइंट रोम के लिए, रीड ओनली मेमोरी के लिए हैं। सबसे पहला कह रहा है इट स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर करंटली इन यूज। जो भी प्रोग्राम का डेटा अभी करंटली कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जा रहा है उसको ये स्टोर करता है। तो अगर आपने पढ़ा है मेरे से आईसीटी कोर्स में तो आपको पता है ये बात लागू होती है रैम के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी में करंट डेटा होता है, रोम में नहीं होता। इट इज यूज टू बूट अप द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन। ये कब यूज होता है, जब कंप्यूटर को पावर देते हैं, या इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूट प्रोसेस। कंप्यूटर को जब हम बूट अप करते हैं तब ये रोम यूज होती है, तो ये सही बात है। तीसरा, इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। और पावर को अगर काट भी दिया जाए या कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दिया जाए तब भी रोम के अंदर जो डेटा है ये पॉइंट कहता है कि वो रिटेन रहता है, मतलब सेव्ड रहता है, और ये भी बात सही है। इसका मतलब बी और सी पॉइंट यानी 4th ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन सितंबर 2024 से लिया गया है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लर्नर्स के चैप्टर के अंदर से है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स यानी कि जो किशोरावस्था के या जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण या लक्षण हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट के, उनके दिमागी
विकास से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं। तो यहां सबसे पहला पॉइंट कहता है इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो चीजें स्ट्रेट नहीं समझी जा सकती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं समझने में, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। तो यानी कि जो किशोर होते हैं उनकी एबिलिटी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को, गूढ़ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझने में बढ़ जाती है उनकी एबिलिटी। रिव्यूइंग ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस, उनकी जो होप्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको वो रिव्यू करने लगते हैं, वो रिव्यू करते हैं, यानी उनकी समीक्षा करने लगते हैं। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी कंसेप्ट को समझने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट्स, फैक्ट्स को जनरलाइज करना। 4-5 बातें आपको दिखाई दी, उसमें से जो कंक्लूजन आपको मिला, क्या मिला, है ना, कई दोस्त आपने बनाए अपने जीवन में, उनसे आपको एक क्या कंक्लूजन मिला, है ना, यानी कि जो चीजें हुई आपके जीवन में, जो घटनाएं हुई, उनसे आप कैसे फैक्ट्स को जनरलाइज करते हो, क्या सीख आपको मिल रही है, वो समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, इसकी भी जो क्षमता है वो किशोरों में बढ़ जाती है। अब आपको पॉइंट आउट करने हैं इनमें से कौन से जो पॉइंट्स हैं वो मेंटल डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स देखें तो एक पॉइंट जो है यहाँ पे बी नंबर का, जो कि कह रहा है रिव्यूइंग ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस। अब जो हमारी होप्स हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट में नहीं आते, ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं, है ना। इमोशनल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आप कह सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट कह सकते हो। तो ये मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मेंटल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, स्वयं जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर उससे लिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये लिटरली कई बार रिपीट हुआ है और बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है द एक्रोनिम ऑफ स्वयं रिप्रेजेंट्स, यानी कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सबको पता ही है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर में भी बताया कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको रट लेनी है और उनसे शॉर्ट जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट पता। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यूज ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स रिफ्लेक्ट। अगर आप अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, या कोई टैक्टिक्स, कोई तरीका, कोई उपाय या कोई युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी आप इंटेलेक्चुअली या बौद्धिक स्तर पे विनम्र हैं। ओवर लर्निंग, जरूरत से ज्यादा लर्निंग कर रहे हैं। रोट लर्निंग, रट्टा मार रहे हैं। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो यहां पे सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो मेटा कॉग्निशन क्या होता है, अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो ये सवाल आपके लिए सरल है, अदरवाइज कठिन है। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है आपकी सोच कैसी है उस पे भी विचार करना या उसके बारे में समझ रखना। कभी कभी क्या होता है कि हम बस काम करते रहते हैं, लेकिन हमारी सोच कैसे काम करती है हमें पता नहीं होता। जीवन में जो परिस्थिति आती है हम करते रहते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम बोलेंगे कि इसके पास मेटा कॉग्निटिव नॉलेज नहीं है। मतलब उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी अवेयरनेस कैसे काम करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के पास नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लर्निंग स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज करें, यानी कि आपको पहले से पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, और अपने दिमाग के अनुसार, अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार आप कुछ तरीके यूज करते हैं ताकि अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। इसका क्लियर मतलब ये है कि आपको पता है कि आपका दिमाग, आपकी अवेयरनेस कैसे काम करती है। तो ये क्लियरली क्या है, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये अगला क्वेश्चन दिसंबर 2023 का है और आईसीटी के सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक में से है, और ये है स्टोरेज। तो स्टोरेज अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमने अपने कोर्स में बात करी है, और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कहता है द मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन नेटवर्क सर्वर्स इज ब्लू रे डिस्क।
कह रहा है कि अगर आपको किसी नेटवर्क में या क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव करना है तो सबसे अच्छा जो डेटा स्टोरिंग टेक्नोलॉजी है वो है ब्लू-रे डिस्क के फॉर्म में। जिनको नहीं पता है, ब्लू-रे डिस्क एक प्रकार की ऑप्टिकल ड्राइव होती है, जैसे एक सीडी ड्राइव होती है उसी तरीके की एक ब्लू-रे ड्राइव होती। तो क्या ये बेस्ट तरीका है स्टोरेज का अगर हम बात करें नेटवर्क सर्वर या फिर क्लाउड स्टोरेज में? तो जवाब है नहीं। प्रेजेंट डेट में जो बेस्ट तरीका है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSD। फ्यूचर में ये बदल सकता है बट प्रेजेंट में ये बेस्ट तरीका नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एन ऑप्टिकल डिस्क विच कैनॉट हैव डेटा अपडेशंस इज कॉल्ड CD-ROM। कह रहा है एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क यानी एक गोल डिस्क जो कि डेटा स्टोरेज में काम आती है, एक ऐसी डिस्क जिसमें डेटा को अपडेट नहीं कर सकते, जिसमें एक बार डेटा पड़ जाए तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ऑप्टिकल डिस्क का नाम होता है CD-ROM। अगर आपने मेरे से पढ़ा है या फुल फॉर्म अगर आप ऐसे भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म है CD कॉम्पैक्ट डिस्क रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली का ही अपने आप में मतलब है कि एक बार अगर डेटा फीड कर दिया गया तो आप उसको बस रीड कर सकते हो, उसे राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब उसे एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं। साथ में ही अगर आप चीज़ों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिविजन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री हैं तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स्ड होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है तो ये जो नंबर है इस पे चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।